और सीधा भिवानी का रुख करते हैं। राहुल मिश्रा मेरे रिपोर्टर वहां से जुड़ गए मेरे साथ। राहुल, अभी की बात करें तो फिलहाल 16 सीटों पर रुझान आ गए हैं। 12 पे बीजेपी आगे चल रही है और बाकी पर कांग्रेस को हम देख सकते हैं कि वो आगे चल रही है। हालांकि अभी बहुत शुरुआती रुझान है, कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सब के सब जो हैं वो कॉन्फिडेंट हैं कि उनकी ही हुकूमत बनने जा रही है, चाहे जननायक जनता पार्टी ही क्यों ना हो। देखिए, जब भी योद्धा मैदान में उतरता है तो हर किसी की यही कामना रहती है और यही उम्मीदें रहती है कि वही जीत हासिल यहाँ पे करता है और सभी जीत का दम यहाँ पर भरते हैं, चाहे क्योंकि 4 मुख्य पार्टियां यहाँ पर हैं, भाजपा, कांग्रेस, इनेलो और जजपा। ये चारों पार्टी यहाँ पर कहीं सीधे तौर पे अपनी दम भर रही हैं कि कहीं वो सीधे तौर पे वो सरकार बना रही हैं, क्योंकि कोई भी जब भी लड़ाई लड़ता है तो सीधे तौर पे वो जीतने के लिए ही यहाँ पे लड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि 8 बजे से यहाँ काउंटिंग शुरू हो गई है। शुरुआत में पोस्टल बैलेट की यहाँ पर काउंटिंग हो रही है और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के बाद, क्योंकि जब ईवीएम मशीन्स खुलेंगी और धीरे धीरे, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझान के अनुसार यदि देखा जाए तो जिस तरीके का आंकड़ा दिखाई दे रहा है वो सीधे तौर पे ये जरूर दिखा रहा है कि जिस तरीके से भाजपा ने कहा था कि 75 पार, वो कहीं सीधे दिखाई लगता है कि उस आंकड़े के पास में शुरुआती रुझान के अनुसार जरूर पहुंच रहे हैं। और जो एग्जिट पोल जिस तरीके से दिखाए हैं उन एग्जिट पोल के हिसाब से ये दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये शुरुआती रुझान है, ये बदलेगा, ये समय आते आते जैसे ही, क्योंकि 1 घंटे की जब काउंटिंग होती है तब उसमें कहीं सीधे तौर पे एक बदलाव और एक ठहराव जो है उसमें देखने को मिलता है। इसमें फ्लक्चुएशन अभी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। मैं क्योंकि भिवानी में हूं, आपको थोड़ा सा क्योंकि काउंटिंग सेंटर के ही अंदर में हूं और एक बार जरूर दिखा दूंगा। पहले सुरक्षा भी दिखा देता हूं कि सुरक्षा का भी खासा इंतजाम यहाँ पे किया गया है। पुलिस के जवान चारों तरफ लगाए गए हैं और मैं क्योंकि काउंटिंग जो हो रही है, मैं आपको क्योंकि वो थोड़ा सा दूरी पे हम लोगों को रोका गया है, वहां पे ही जिसके पास वैलिड पास होने के बावजूद भी आप मीडिया को भी वहां से थोड़ा सा हल्का दूरी बनाने की गई है। लेकिन वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो सामने उस जगह पे ही वहीं पे काउंटिंग चल रही है, वहीं पे काउंटिंग हो रही है। जो भविष्य कहा जाए कि जो चारों विधानसभा इसमें आपकी मैं बता दूं कि जो भिवानी जिले में वो 4 विधानसभाएं हैं, उसमें से 3 विधानसभाओं की इस जगह पे ही जो शिक्षा बोर्ड की प्रेमाइसेस है उस जगह पे हो रही है, काउंटिंग हो रही है, जिसमें भिवानी विधानसभा, लोहारू और तोशाम, इन 3 जगहों की यहाँ पे काउंटिंग हो रही है। चौथा बवानी खेड़ा जो विधानसभा है उसकी काउंटिंग राजीव गांधी कॉलेज में यहाँ हो रही है। तो एक तरीके से कहा जाए कि पूरी तैयारियां हैं, पूरे तरीके से इस पे और सबकी निगाहें हैं। एक और चीज आपको बताऊं कि जो तोशाम सीट है, तोशाम सीट हाई प्रोफाइल सीट यहाँ पर है, क्योंकि किरण चौधरी यहाँ चुनाव मैदान में है। 2014 में जब प्रचंड मोदी लहर थी उसमें भी तोशाम सीट से किरण चौधरी ने जीत हासिल की थी, किला फतह किया था, लेकिन इस बार वहां पे भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। भिवानी विधानसभा तो उसके बाद यदि कहा जाए लोहारू, इन सभी जगहों पे भी सभी की निगाहें हैं। भाजपा का यदि कहा जाए तो भिवानी जिले में पिछली बार यहां से ही घनश्याम सर्राफ जो हैं उन्होंने जीत हासिल की थी, इस बार भी उनके ऊपर ही सभी की निगाहें हैं। और ये एक उम्मीद यही है, भाजपा को जरूर उम्मीद है कि जो किला उन्होंने पिछली बार फतह नहीं किया था उसमें भी कहीं ना कहीं इस बार सेंधमारी करेंगे और इस बार जीत हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ टक्कर देखा जाए तो सभी विधानसभाएं, जो 4 विधानसभाएं हैं, उन चारों विधानसभाओं में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जी और अभी शुरुआती रुझान जो है वो लगातार बदल रहे हैं, जिस तरह से आप भी कह रहे थे और हम भी लगातार अपने नाज़रीन को ये बता रहे थे कि ये बहुत शुरुआती रुझान है और ये बहुत बदलते रहेंगे, पल भर में बदल रहे हैं ये, और इसीलिए अभी इनके बारे में कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आपसे राहुल ये जरूर जानना चाहूंगी, 75 पार की बात की गई, लेकिन जितने भी एग्जिट पोल हुए उसमें हालांकि 75 तो नहीं दिए गए, लेकिन जाहिर सी बात है कि क्लियर दिखाया गया कि सरकार जो है वो बीजेपी की बनने जा रही है। लास्ट मोमेंट पे हम ये कहें, जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक तरह से फुल्ली कमान दी गई, क्या आपको लगता है कि ये अगर पहले दी जाती और पहले से उनको एकदम फ्री हैंड दिया जाता तो ये तस्वीर बहुत हद तक बदल सकती थी? या आपको लगता है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा एक ऐसा है जिस पर बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता?
देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। यदि आप ये कहा जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहां पर यदि पहले से कमान दी गई रहती तो कहीं कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दी रहती। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि यहां पे बीजेपी वर्सेस ऑल अदर यहां पे फाइट जरूर देखने को मिली थी। कांग्रेस में दो फाड़ हुआ। आपने देखा होगा कि अशोक तंवर यहां पे अलग हटे। कांग्रेस में मतलब यदि कहा जाए तो हुड्डा को छोड़ करके, और उसके बाद अशोक तंवर इन मौके पे चुनाव के समय में हटे। यहाँ पे इनेलो और जजपा, यदि हम उसको देखें तो इनेलो से हट करके जजपा यहाँ पे पार्टी बनी। जजपा और इनेलो का दोनों का वोट बैंक यदि देखा जाए तो जाट वोट बैंक यहाँ पर है। कांग्रेस को यदि सीधे तौर पे, हाँ ये जरूर है कि यदि पहले से पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड कमान हुड्डा के पास में रहता तो क्या हुड्डा यहाँ पर एक अच्छा फाइट देने की कोशिश जरूर रहती है और उनका कहीं फाइट दे सकते थे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि जो दो फाड़ इन पार्टियों में दिखाई दिया है, जो दूसरी जो विपक्षी पार्टियां रही हैं उनमें जो दो फाड़ दिखाई दिया है, भीतरघात देखने को मिला है या जिसमें अंतरकलह देखने को मिला है, वो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं डेंट इन पार्टियों को जरूर किया है। कांग्रेस को खास तौर पर यदि देखा जाए तो जो अंतिम समय में अशोक तंवर का हटना, वहां पे कहीं सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए एक मुसीबत यहां पर जरूर साबित हुई थी। यहां देखिए, इस पॉलिटिक्स को, पूरे हरियाणा पॉलिटिक्स को देखना और समझना जरूरी है। जाट वर्सेस नॉन जाट जो है यहाँ पे फाइट होती है, यहाँ पे हमेशा से उसी के ऊपर केंद्र बिंदु रहता है। मनोहर लाल जब यहाँ पे बनाए गए थे तो नॉन जाट यहाँ पे मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से यहाँ पर दिया गया। यहाँ सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि इनेलो और जजपा दोनों का वोट बैंक देखा जाए तो जाट वोट बैंक को लोग उनका वोट बैंक है, और यहाँ दोनों में कहीं सीधे तौर पे दोनों एक दूसरे की वोट यहाँ पर काट रहे हैं। तो इसलिए सीधे तौर पे कहा जाए कि जब वोट कटेगा तो यहाँ कहीं फायदा जो है वो भाजपा को होगा, नहीं तो कांग्रेस को यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि नॉन जाट वोट यदि सीधे तौर पे देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस की तरफ ज्यादातर उधर में जाते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ एक जो अपर एज यदि देखा जाए तो अपर एज कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पे दिखाई देती है कि नॉन जाट के वोट के साथ साथ में कुछ शेयर जाट वोट का भी यहाँ पर भाजपा को मिलती है, और इसलिए भाजपा यहाँ पर अपर एज पे भी दिखाई दे रही है। और ये जो रुझान भी आपको दिखाई दे रहा है, जो शुरुआती रुझान दिखाई दे रहा है, वही उस तरीके की तरफ भी इंगित कर रहा है कि आखिर में किस तरीके से जो एक क्लेवर टैक्टिक्स के तहत भाजपा ने फाइट किया था वो कहीं सीधे तौर पे भाजपा के लिए फायदेमंद रहा। रही बात आपने राष्ट्रवाद की, आपने बात की, आप चुनावी रैलियों में भी आप देखिए, आप चुनावी रैलियों में भी जिस तरीके से भाजपा ने जिन मुद्दों को, सबसे बड़ा मुद्दा यदि आपने देखा होगा 370 को उठाया, पाकिस्तान के मुद्दे को उठाया, ये सब मुद्दों को भाजपा ने, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन सभी को यहां पर सबसे ज्यादा उठाया था। तो जो गौण है, यदि सीधे तौर पे कहा जाए कि ये जो आपके स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, ये दूसरे नंबर पे वहां पे दिखाई दिए, भाजपा की रैलियों में भी दिखाई दिए। तो ये कहीं सीधे तौर पे लोगों को कनेक्ट करने के लिए राष्ट्रवाद के तहत, या कहा जाए 370 के तहत, इन सभी के तहत लोगों को कनेक्ट करने की यहाँ पे भाजपा ने कोशिश की थी, और उसमें कहीं सीधे तौर पे कामयाबी भी भाजपा को जरूर दिखाई दी। अब ये देखना होगा, क्योंकि अभी मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि ये अभी शुरुआती रुझान है। शुरुआती रुझान के बाद जब तस्वीरें जो है तकरीबन 9:30 बजे करीब में क्लियर होना शुरू हो जाती है कि आखिर में, क्योंकि उसमें ठहराव दिखाई देने लगता है, उसमें ये समझ में आने लगता है कि हाँ, इसमें अब क्योंकि ईवीएम खुलती है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड की वहां पे काउंटिंग होने शुरू हो जाती है। बिल्कुल राहुल, उसके लिए थोड़ा इंतजार हमें करना पड़ेगा। देखने को मिलेगी जो विनिंग मार्जिन है जी, क्योंकि बीजेपी अभी 24 पर, कांग्रेस 6 पर और अदर्स 3 पर आगे चल रहे हैं जी। तो लेकिन मेरा राहुल आपसे सवाल यह है कि अगर बीजेपी यहां पर हुकूमत बनाने में कामयाब रहती है तो ये आपको लगता है कि ये बीजेपी की कामयाबी ज्यादा है या फिर कांग्रेस की नाकामयाबी और आईएनएलडी की नाकामयाबी ज्यादा है? क्योंकि हमने ये देखा कि जो लोकल मुद्दे हैं, क्योंकि असेंबली इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन नहीं है, बिल्कुल एक तरह से गायब ही रहे। रोजगार की बात नहीं की गई, बिजली, सड़क, पानी की बात नहीं की गई, कारोबार की बात नहीं की गई, किसानों की बात नहीं की गई, और बात यहां पर 370, 35 से राष्ट्रवाद की, पाकिस्तान की, तमाम बातें वहां पर की गई। तो ऐसे में क्या आपको ये लगता है कि अगर कांग्रेस लोकल मुद्दे वाकई में उठाने में कामयाब होती तो शायद थोड़ी सी तस्वीर बदल सकती थी?
देखिए, इसमें आप दोनों मुद्दे कहे कि क्या ये कांग्रेस की नाकामी या बीजेपी की पूरी टैक्टिक्स, ये दोनों ही बीजेपी की टैक्टिक्स यदि कहा जाए तो भाजपा ने जिस तरीके से, क्योंकि कहा जाता है कि हमेशा की एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव, और यदि आप लड़ाई लड़ने जाते हैं तो सारे जो आपके पास में अस्त्र रहते हैं उन अस्त्रों को आप प्रयोग करते हैं। यहाँ पे भाजपा जब जाती है, जब मैदान में उतरी तो उसने पूरी की पूरी तरीके से ताकत अपनी झोंक दी। आप देखिए, सीधे तौर पर यदि देखा जाए तो टॉप लीडर यहां पे खुद प्रधानमंत्री रैली किए, यहां पे प्रधानमंत्री की कई रैलियां हुई, यहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रैलियां यहां पे हुई। उसके अलावा टॉप जो लीडर्स थे, सारे रक्षा मंत्री हों चाहे जेपी नड्डा हो, सभी ने यहां पे रैलियां की, सबने यहां पे ताकत, पूरी बीजेपी ने पूरी फुल फ्लेज्ड यहां पे ताकत झोंक दी थी। लेकिन वही कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो केवल यदि टॉप ब्रेस में देखा जाए तो राहुल गांधी यहां पे मैदान में दिखाई दिए, प्रियंका और सोनिया यहां पर मैदान से बाहर रही। तो ये सब चीजें कहीं सीधे तौर पे कहा जाए तो कांग्रेस को यहां पे डेंट की जरूर। दूसरी बात एक और चीज ये है कि आप सही कह रही हैं कि जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को, जो स्थानीय मुद्दे थे, उन मुद्दों को भुनाने में कहीं सीधे तौर पे वो भुना नहीं पाई जो कांग्रेस को भुनाना चाहिए था, वो मुद्दों को भुना नहीं पाई, एंटी इनकम्बेंसी को एक जनता के बीच में ले जाकर के दिखा नहीं पाई। यहां पर सीधे तौर पे भाजपा ने बड़ी क्लेवर टैक्टिक्स के तहत 370 इन सभी का, क्योंकि इसकी यदि मुखालफत यदि कोई करता है, यदि विरोध करते हैं, यदि ये विपक्षी पार्टियां विरोध करती तो सीधे तौर पे इसका कहीं खामियाजा इनको भुगतना पड़ता, जनता इनके खिलाफ में हो जाती। तो बीजेपी ने अपने ट्रैप में ले आकर के, अपने पाले में ले आया और अपने फिर उसका कोर्ट यार्ड में ले आकर के उनको बहुत बढ़िया तरीके से बखूबी उन्होंने खेला। और ये जो दूसरी पार्टियां हैं, ये सीधे तौर पे वहां पर उसको काउंटर नहीं कर पाई। और यही कारण है कि यहां पर जो इस समय का अभी जो रुझान दिख रहा है वो इसी का नतीजा या एग्जिट पोल जो देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, यदि जसपा और इनेलो दोनों में जो बिखराव देखने को मिला तो ये दोनों ने अपने ही वोट बैंक को यहां पर सीधे तौर पे काटा है। और ये जब दोनों का बिखराव यहां पर हुआ है तो ये सीधे तौर पे कहीं कहा जा सकता है कि भाजपा के लिए कहीं ये फायदा देखने को मिला, भाजपा को इसका फायदा यहां पर पहुंचा है। क्योंकि मैं पहले फिर से बता दूं कि यहां जो पॉलिटिक्स ज्यादातर देखने को मिली है, जाट वर्सेस नॉन जाट की जो है यहां पर पॉलिटिक्स देखने को मिली है। और यही कारण है कि यहां पर भाजपा के लिए अपर हैंड, जो क्लेवर टैक्टिक्स, जो एक चक्रव्यूह जो भाजपा ने बनाया था और जो पूरी एक विषाद, जो शतरंज की विषाद इसने बिछाया था भाजपा ने, उस विषाद को जो है कहीं सीधे तौर पे दूसरी पार्टियां यहां पर नहीं समझ पाई और उस पे कहीं सीधे तौर पे उसको काउंटर नहीं कर पाई। बिल्कुल। और ये राहुल, ये भी माना जाए कि बीजेपी के लिए जीत ये है कि उनके लिए चाहे लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, या कोई भी लोकल बॉडी तक का अगर छोटे से छोटा इलेक्शन हो, चेहरा सिर्फ एक है और वो है वजीर आजम नरेंद्र मोदी। और शायद इसी को ही भुनाने में बीजेपी हर बार कामयाब रही है। आप पूरे उसमें देखें, भूपेंद्र सिंह, माफ कीजिएगा, अगर हम बात करते हैं वहां के चीफ मिनिस्टर की, तो वहां पर हमने कहीं भी उनका चेहरा एक तरह से नहीं देखा। मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी, लेकिन इससे पहले मैं ये खबर जरा अपने नाज़रीन तक पहुंचा दूं कि बीजेपी 31 सीटों पर आगे चल रही है, 6 पे कांग्रेस और 4 पर अदर्स। तो अभी आप ये देखें, शुरुआती रुझान है ये, लेकिन शुरुआती रुझान में भी लगातार आप ये देखें कि कांग्रेस आगे बढ़त बनाए हुए है, उसमें कहीं से कोई उलटफेर नहीं हो रहा है। बीजेपी 31 पर आगे है, कांग्रेस 6 पर आगे है और अदर्स 4 पर। महाराष्ट्र की बात कर लेते, 85 सीटों के यहाँ पर रुझान आ चुके हैं, 63 पर बीजेपी, 21 पर कांग्रेस और 1 पर अदर्स। तो लगातार आप ये देखिए, अगर आप स्क्रीन को गौर से देख रहे हैं तो हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में आप ये देखिए कि शुरू से ही रुझान जो है, जो बढ़त बीजेपी ने बनाई थी उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। वो बढ़त जो है वो लगातार बनी हुई है, इसमें कोई ड्रास्टिक कोई चेंज आए इसकी उम्मीद कम ही है। 63 पर बीजेपी, महाराष्ट्र में 21 पर कांग्रेस और 1 पर अदर्स। और कांग्रेस प्लस की यहाँ बात करें, बीजेपी प्लस की हम यहाँ बात करें, बीजेपी प्लस का मतलब शिवसेना बीजेपी, कांग्रेस प्लस का मतलब एनसीपी और कांग्रेस, और अदर्स आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। वहीं हरियाणा की अगर बात करें तो बीजेपी 31 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 6 पर आगे चल रही है, और अदर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें इंडिपेंडेंट भी है, जजपा भी है इसमें, और इसमें आईएनएलडी भी है जो 4 पर फिलहाल आगे चल रही है। और आईएनएलडी जिस तरह से दो फाड़ में बटी, जो जाट वोट जो है वो 2 हिस्सों में जिस तरह से बटा है, उसका सीधे सीधे नुकसान होगा, क्योंकि 2014 में जब आईएनएलडी एक साथ थी, यानी कि जब वो बटी नहीं थी, तब भी 19 सीटें ही मिली थी आईएनएलडी को।
तो ये जो रुझान आ रहे हैं इनको ठीक से समझते हैं और इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। एक बार फिर से एजाज कमर साहब का मैं इस्तकबाल करूंगी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र की सियासत को अच्छे से समझते हैं। इसी के साथ ही मनीष झा है मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट है और इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। एजाज साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। महाराष्ट्र के आप फिलहाल रुझान देख रहे हैं और 65 पर बीजेपी, 27 पर कांग्रेस और 1 अदर्स। तो आप ये देखिए कि जो शुरू से रुझान, पहला रुझान जो आया था, बीजेपी ने तब से बढ़त बनाई हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से बीजेपी ने तमाम मुद्दों को वहां पर भुनाया, उसका नतीजा उसे देखने को मिल सकता है। आज इंतखाबात के नताइज आने का दिन है और सबसे पहले मैं वोटर्स को मुबारकबाद दूंगा क्योंकि ये जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार है। जमहूरियत कितनी बड़ी नेमत है ये उन लोगों से पूछिए जो 21वीं सदी में आज सड़कों पे गोलियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं। हम बहुत खुश नसीब है कि हमें जमहूरियत नसीब हुई और मीडिया को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, उनकी तारीफ करना चाहूँगा कि वो एक चौथा खंबा है जमहूरियत का। और ख़ास करके आप सब स्टाफ को, मैं मीडिया के जो लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं, इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि गला फाड़ डिबेट कराते हैं, लेकिन आप लोग चीख के जनता की, मेरा पैदाइश रामपुर में हुई, तालीम महाराष्ट्र में हुई, अभी एनसीआर में रहता हूँ। रामपुर के नताइज से जो सबसे मेन चीज़ होगी वो ये देखना होगा कि आजम खान जो इमोशनल कार्ड खेलते हैं वो कब तक जाता है। तो जो भी चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा है या दूसरे मुद्दे हों, हमें ये देखना चाहिए कि इमोशनल मुद्दे जो होते हैं हमेशा वोट नहीं देते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल। इसलिए ज़मीन पे काम करना पड़ेगा। अब महाराष्ट्र की सियासत पे आते हैं। नॉर्थ महाराष्ट्र जो है वहाँ गुजरातियों की काफ़ी अक्सरिया, जिसे हम नासिक का इलाका कहते हैं, दरिया किनारे की जो पट्टी है उसे हम कोकन कहते हैं। वहाँ मुख्तलिफ ज़बान है, वो लोग कोकनी बोलते हैं, उनकी थोड़ी सी अलग कल्चर है। जो साउथ, जो कर्नाटका से इलाका है, वो एक मराठी अस्मिता का केंद्र रहा है, सिंधुदुर्ग, पुणे, और वहाँ पे राज ठाकरे की पार्टी का भी काफ़ी अच्छा रसूख है। मध्य प्रदेश से लगने वाला और तेलंगाना से लगने वाला जो दो इलाके हैं उनको विदर्भा और मराठवाड़ा कहते हैं। विदर्भा में आपने किसानों की समस्याएं देखी हैं, वहाँ सूखा पड़ता है, पानी की बहुत बड़ी किल्लत होती है। मराठवाड़ा में दलित सियासत बहुत आगे रहती है। अब ये देखें कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मराठा वोट बैंक है, लगभग 20% से अधिक उनकी आबादी है। इसके अलावा दलित सबसे ज्यादा का, जैसे कहते हैं दलितों में चेतना है, जागरूक है, वो महाराष्ट्र का है। दलित महाराष्ट्र की सियासत में एक अहम रोल अदा करते हैं, चाहे जो महात्मा ज्योतिबा फुले रहे हों, बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों। अब उत्तर भारतीय जो है, मुंबई और जो थाने डिवीजन है, वहां पे भी एक बड़ा एक फैक्टर बन गए हैं इलेक्शन को प्रभावित करने का। अब इस वक्त जो आपके नताइज से जो रुझान मिल रहा है वो तो उससे, जैसे एग्जिट पोल कहते थे कि बीजेपी और उसके जो सहयोगी हैं वो 3/4 सीटें ले जाएंगे। मैं यहाँ पे बीजेपी की कामयाबी से ज्यादा जो अपोजिशन है उसका फेलियर मानता हूं, क्योंकि इनके पास राष्ट्रवाद के मुद्दे का कोई काट ही नहीं है। इन्होंने तो पहले से हथियार डाल दिए, इन्होंने पहले से हार मान ली। आप ये देखें कि महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े अशोक चौहान और दूसरे बड़े बड़े मराठी लीडर हुआ करते थे कांग्रेस में कि भाई ये पार्टी लो वो जी। आज हालत ये कि चुनाव में कोई नजर नहीं आ रहा था। इतने बड़े दलित लीडर हैं शिंदे साहब का भी कुछ अता पता नजर नहीं आ रहा था। उसके अलावा आप ये देखें कि जो बुजुर्ग, आपको मैं रोकना चाहूंगी एजाज साहब, क्योंकि लगातार हमारे रिपोर्टर जो हैं वो फील्ड में हैं और उनके साथ कुछ लीडर्स मौजूद हैं। आसिफ का मैं रुख करूंगी, रोहतक में वहां पर मौजूद हैं। आसिफ, यहां पर सीधे तौर पर देखें, पहले रुझान जो है उसमें सीधे तौर पर बीजेपी को यहां पर बढ़त मिली हुई है शुरू से ही। हरियाणा की बात करें, 36 पर बीजेपी आगे चल रही है, 9 पर कांग्रेस और 4 पर अदर्स। आपके साथ नेताजी मौजूद हैं, पूछिए क्या सोच रहे हैं वो। जी बिल्कुल। देखिए मिश्रा, मेरे साथ जो है वो मनीष ग्रोवर हैं, हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, कद्दावर नेता है और बीजेपी में जाना पहचाना चेहरा है। हम सीधे इन्हीं से पूछूंगा, क्योंकि जिस तरीके से रुझान आने शुरू हो गए, आपके चेहरे अब खिले हुए से नजर आने लगे। हम तो खिलते हैं, पहले कमल का फूल खिलता ही है, मुरझाता नहीं कभी भी। तो आपको लगता है कि कॉन्फिडेंट जो आप लोगों ने जो तैयारी कर रखी थी, जो 75, मैंने कहा हम शुरू से लगे हुए हैं, हम पटना प्रमुख से लेके ऊपर तक लगे हुए। कार्यकर्ता ने इतना प्रदेश में काम किया है जिसकी वजह से कमल का फूल पूरे प्रदेश में खिलेगा। क्या ऐसे कौन से, अगर प्रमुख कामों की बात करें, क्योंकि आपने तो सरकार चलाई है, प्रमुख कामों की अगर बात करें जिसके बेस पर, जिसके वजह से, जिसको मानते हुए लोगों ने अगर आपकी तरफ, मैंने कहा जो प्रदेश की एक पुराना ढांचा था, जो जनता सरकारें तो बनाती थी
सरकारें जनता के हिसाब से काम नहीं करती थी। इसलिए 5 साल में माननीय मनोहर लाल जी ने जनता की भावना को देखकर काम किया, को उनको जो सेवाएं मिलनी चाहिए थी वो मिली। जो राजनेताओं के पीछे जनता भागती थी वो माननीय मुख्यमंत्री ने घर बैठे उनको सुविधाएं दी हैं। ये जनता को बहुत अच्छा लगा। नौकरियां हो, तबादला हो, ये जो भ्रष्टाचार जो चलता था तहसीलों में, ये सब माननीय मुख्यमंत्री ने किया। और आज मैं समझता हूँ उसी पे आज जनता सुविधा के लिए, जनता की सुविधा लें, मुख्यमंत्री को इस काम पे मोहर लगा रही है। आपने अपने मंत्रालय की अगर बात करें तो आपने अपने मंत्रालय में ऐसा कौन सा ऐसा कुछ 2-3 काम जो आपको लगता हो जो बेहतर? मेरा प्रदेश हरित प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, और मेरे यहाँ शुगर मिल मेरे पास है। मेरे यहाँ 10 शुगर मिल है और एक मेरे पास हैफर्ड की है, 11 शुगर मिल है। आज तक किसी भी मुख्यमंत्री के जो भी उनके नुमाइंदे होते थे कभी भी शुगर मिल को किसानों के शेयरधारकों के साथ कभी चर्चा नहीं करते थे। और मैंने पहली बार जब मुझे जिम्मेवारी दी गई मुख्यमंत्री जी ने 38 साल बाद शेयरधारकों के बीच में गया, उनसे चर्चा की, उनसे बातचीत की भी आपकी समस्या क्या है, क्योंकि किसान की जेब में पैसा होगा तो वो मंडियों में आएगा। इसलिए मैंने हर शुगर मिलों की कैपेसिटी बढ़ाई। आपको लगता है कि ये तमाम चीजें जो है वो आपको फायदा देती हुई नजर आ रही है? जो किया है जनता मोहर लगा रही है। मैंने पानीपत की शुगर मिल नहीं बनाई है, आज करनाल की नहीं लगा दी है, शाहबाद में थर्मल प्लांट लगा दिया है, रोहतक की कैपेसिटी बढ़ाई। ओवरऑल सब देखो, समय से पहले जो किसानों को 2-2 साल पेमेंटें नहीं मिलती थी, गिरना उनका खेत मिल में आना और तुरंत उसकी पेमेंट हो जाए। बुशरा, अगर आपका कोई सवाल हो तो बिल्कुल मनीष जी से मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ मनीष जी से आसिफ कि हरियाणा में ये माना जाता है कि वोटर जो है वो जाट और नॉन जाट में बटा हुआ नजर आता है। क्या बीजेपी ये खाई पाटने में कामयाब रही है, खासतौर पर आईएनएलडी जब 2 हिस्सों में बट गई है उसके बाद? बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल। हमारी बुशरा एंकर हैं सर, वो पूछ रही हैं कि हरियाणा को जाट और नॉन जाट करके देखा जाता है, और खास तौर पे जब आईएनएलडी 2 विभागों में बट गई, 2 पार्टियों में बदल गई, तो क्या माना जाए कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं या क्या हो रहा है? कैसे जाट और नॉन जाट को आप कैसे देखते हैं? हमारे खून में देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है। हम जातिवादी की राजनीति नहीं करते। और पूरे प्रदेश ने 10 की 10 लोकसभा जिताई हमारी, और 36 बिरादरी के लोग जीते, हर कास्ट के लोग जीते। हरियाणा के अंदर भी हमने हर जाति से हमारे कमल का फूल लेकर खड़े, और कमल का फूल, ये जो दल दूसरे थे वो जातियों की राजनीति करते थे, क्षेत्रवाद की करते। भारतीय जनता पार्टी नेशनल भारत माता की करती है, उसमें जो भी इंसान आता है वो भारत माँ का सपूत। मतलब आपने वो खाई को पाटा है जो जाट नॉन जाट के नाम पे होती थी। हम सब समाज को ले, और 36 बिरादरी का वोट भारतीय जनता पार्टी को आ रहा है जी। इसके साथ ही आपको देखिए, लगता है कि अभी तक जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं यही नतीजों में तब्दील होंगे? मैंने कहा कि जो मनोहर लाल जी का एजेंडा है, जो टारगेट दिया 75 पर, वो निकला, जो फर्स्ट रुझान से निकल के आ रहा है। मेरा सवाल ये है आसिफ जी, मेरा सवाल ये है मनीष जी से कि आप कामों की एक लंबी फहरिस्त जो है वो गिनवा रहे हैं और यही बता रहे हैं कि जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहां पर उन्होंने कितना काम किया है, लेकिन वो ये बताएं कि तमाम काम उन्होंने रैलियों में क्यों नहीं गिनवाए, ये कामों की बात क्यों नहीं हुई, लोकल मुद्दों की बात क्यों नहीं हुई, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं रह गए हैं अब? बिल्कुल। एंकर जो हमारी हैं वो पूछ रही हैं कि सर, जब आप लोगों ने इतना सारा अचीवमेंट किया, इतने सारे काम किए, इतने बेहतर काम किए जो आप बता रहे हैं, तो इन कामों के बेस पर आपने वोट क्यों नहीं मांगा? आपने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मांगा, आपने राष्ट्रीय मुद्दों पर मांगा, आप 370 पे वोट मांग रहे थे, तो जरूरत क्या थी? जब आपने इतना अचीवमेंट किया तो उस पर 370 धारा 35 से इसी देश में एक हरियाणा भी है, उसी भारत में आता है, जिस हरियाणा ने हमारे कई नौजवानों ने शहादत दी है। मेरे हरियाणा की 2.5% पॉपुलेशन है, 10% यहाँ पर देश के 10% यहाँ के नौजवान भारत रक्षा करता है, तो क्यों ना 370-35 दे, जिन्होंने भुगता है सबसे ज्यादा मेरे हरियाणा ने भुगता है। कांग्रेस को मुझे लगता है जनता माफ नहीं करेगी, जिस तरह 370 धारा 35 के हमारे हरियाणा के जवानों ने शहादत दी है। इसलिए 370 धारा भी है, 35 हमने विकास के भी गिनवाए हैं, हमने स्वच्छता पे भी नंबर लगवाए हैं, हमने प्रदेश के अंदर विकास की गति आगे, उसको भी हमें आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री का चेहरा बड़ा चेहरा काम आ रहा है। प्रधानमंत्री हमारे नेता हैं, राष्ट्र नेता हैं, वर्ल्ड के नेता हैं, उनके बिना हमारे पास क्या है?
उनके बिना कुछ नहीं, हम उनके बिना अधूरे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए बुशरा, मनीष जी ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े चेहरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बिना है क्या इस पार्टी में। सबसे बड़े चेहरे हैं और इसीलिए उस चेहरे का मान सम्मान और हरियाणा की जनता ने रखा है। ये बात साफ तौर पर मनीष जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। आज से बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मनीष जी से बात करने के लिए। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हम लगातार ये आपको बता ही रहे हैं कि एक ही चेहरा है और वो है वजीर आजम नरेंद्र मोदी का चेहरा। चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, लोकसभा इलेक्शन हो या फिर कोई भी इलेक्शन, चेहरा सिर्फ एक होता है और वो है नरेंद्र मोदी। और ये लगातार हम आपको ये रुझान आपको दिखा रहे हैं। ये आप रुझान देखिए, बीजेपी 34 पर आगे हरियाणा में, 14 पर कांग्रेस और 5 पर अदर्स में हम यहां पर इंडिपेंडेंट और INLD और जजपा की बात कर रहे हैं। 34 पर बीजेपी आगे चल रही है और 14 पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो आप ये देखिए कि लगातार जो ये रुझान थे वो लगातार उसी तरह से बने हुए हैं। उसमें बहुत ज्यादा कोई फर्क यहां पर महसूस नहीं हो रहा है, ना कोई फर्क बहुत ज्यादा यहां पर आ रहा है। और हरियाणा में आप ये देख लीजिए कि 37 तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। जो ये आप रुझान देख रहे हैं इनको स्टेबल होने में, थोड़ा सा इनको स्टेबल होने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि बिल्कुल अभी शुरुआती ही रुझान है। लेकिन बहुत कोई ड्रास्टिक चेंज आए, कोई मैजिक हो जाए, उसकी उम्मीद तो कम होती है, क्योंकि लगातार आप ये देख रहे हैं कि 8 बजे से जब से हमने आपको पहला रुझान बताया है, महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों में ही बीजेपी वहां पर आगे ही चल रही है। तो एग्जिट पोल जो थे, क्या वो एग्जिट पोल बन पाते हैं, ये भी देखना बेहद अहम होगा। दोनों मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मनीष जी के पास में जाना चाहूंगी। मनीष जी, अभी आपने देखा कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे, आप ही के नाम के हैं मनीष ग्रोवर जी, और सीधे तौर पर वो आश्वस्त हैं, उनको यकीन है कि सरकार उन्हीं की बनेगी। 75 पार की वो बात कर रहे हैं। वहीं अगर बात करते हैं अगर महाराष्ट्र की, तो वहां पर भी आप ये देखें कि वहां पर तस्वीर हालांकि ज्यादा साफ है, चीजें बीजेपी के ज्यादा फेवर में नजर आ रही हैं। क्या आपको लग रहा है कि एग्जिट पोल में बदल पाएंगे? जी हाँ बुशरा, तो मनीष जी को बधाई देना चाहूँगा। अभी शुरुआती रुझान उनके पक्ष में जा रहे हैं और उनको जो कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके सामने विपक्ष नहीं है जी। इनेलो एक अच्छा विपक्ष होता था, जो जाट जो कि 20-25% वोट होते हैं जाट के, उसकी सबसे बड़े मुख्य फेस बन के वो बाहर रहते थे। भूपेंद्र हुड्डा जी जिनको लास्ट में जाके कमान दी गई, कांग्रेस पार्टी टूट गई, बिखर गई। अशोक तंवर जी पार्टी के अगेंस्ट बयान देते हुए नजर आ रहे थे। शैलजा जी एकदम लास्ट मोमेंट पे गई और उन्होंने थोड़ा बहुत कमान संभालने की कोशिश करी। सोनिया जी रैली करने नहीं गई, कोई बहुत बड़ा नेता वहां पे रैली करने नहीं गया। भाजपा को ये जीत इसलिए भी जरूरी नहीं, वो इसके हकदार है क्योंकि इन्होंने जीतते हुए भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया। उन्होंने हर सीट पे उतनी ही मेहनत करी है, इनके हर बड़े नेता ने उतनी ही मेहनत करी है जितनी कि विपक्ष पार्टियों ने हार के डर के सामने भी अपने सारे हथियार, जैसे कि एजाज भाई अभी कह रहे थे कि ये सब डर चुके हैं और ये आगे बढ़ने से ही खौफ खा रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक जो दरअसल बीजेपी ने एक जो ट्रैप बनाया है, उस ट्रैप में कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो पूरी तरह से फंस गई हैं। उनकी समझ में नहीं आता है कि वो मुद्दे राष्ट्रवाद के उठाएं, मुद्दे लोकल मुद्दे उठाएं। राष्ट्रवाद के अगर मुद्दे उठाते हैं, उस पर कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो पाकिस्तानी करार दे दिए जाते हैं। लोकल मुद्दे उठते हैं तो वो बीजेपी उन्हें उठाने नहीं देती, वो उस पर उस तरह से हावी हो जाती है। क्या आपको लगता है कि लगातार जो एक ट्रैप बनाया गया है उसमें पूरी तरीके से अपोजिशन पार्टीज जो है वो फंस रही हैं? हाँ, कुछ हद तक, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है वो तैयारियों की है। दोनों पार्टीज जजपा और कांग्रेस, हरियाणा की जहां तक बात करते हैं, इनके पास में ये इनेलो के रूप में, और कांग्रेस तो पहले से भी, कांग्रेस 2004 से लेके 2009 और 1999 से लेके 2004, मतलब 2009 से 2014 2 बार लगातार सरकार में रही। भूपेंद्र जी सीएम रहे और उनके पास एक अच्छा खासा वोट बैंक रोहतक, भिवानी और सोनीपत से आता है और इनके कंट्रोल में था। इनेलो चौटाला जी का परिवार काफी दिनों तक, काफी सालों तक हरियाणा पे राज करता रहा है। इनके पास इतना अच्छा जनाधार होने के बावजूद इन्होंने तैयारियों में कुछ न कुछ चूक करी। इन्होंने तैयारियां सही से नहीं की। इन्होंने उम्मीदवारों के चयन लास्ट मिनट पे
किए, जो कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी ने थोड़ा सा अच्छा किया है, लेकिन हरियाणा की जहां तक बात करते हैं, इन्होंने कोई सर्वे नहीं किया, लोगों से बात नहीं करी, आपके इश्यूज क्या है उसको नहीं उठाया। मैनिफेस्टो इनका 10 दिन पहले तैयार होके और 11वें दिन मतलब -9 डेज इन्होंने लॉन्च किया था। मैनिफेस्टो लेके जाना, लोगों तक पहुंचना। छत्तीसगढ़ में क्यों जीते? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी और टी.एस. सिंहदेव जी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वो 3 महीने पहले से घर घर जाकर और उनसे लोगों से बात करके मुद्दे ले रहे थे कि आप बताइए सरकार को, ये सरकार क्या किया है आपके साथ और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने जन घोषणा पत्र बनाया। कैंडिडेट का सिलेक्शन काफी पहले वो कर चुके थे, कैंडिडेट्स को गो हेड दे चुके थे, कैंडिडेट्स काम कर रहे थे फील्ड पे। भारत में आज भी अगर आप हाथ जोड़ के किसी के भी घर के सामने चले जाएंगे, वो अपनी पूरी जागीर आपको दे देगा। वोट तो बहुत ही छोटी बात है जी। यहाँ पे लोग नहीं गए हैं। भाजपा ने उसको भी पकड़ा है और उन्होंने उस इमोशन को पकड़ा है। अगर भाजपा यहाँ जीतती है तो उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि लोगों के पास, लोग चाहते हैं परिवर्तन लाना, लेकिन लोगों के पास में कोई दूसरा चेहरा नहीं है। किसके ऊपर वोट करें? दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, कोई इस खेमे में है, कोई उस खेमे में है। चौटाला ब्रदर्स भी आप जानते ही हैं, कुछ लोग उधर है, कुछ लोग उधर है। जो मतलब फंड रेजर्स हैं वो परेशान है, वो किसको सपोर्ट करें, जो ऑफिशियल्स हैं वो परेशान है। सब लोगों को बहुत परेशानी है, इसका भाजपा को फायदा मिल रहा है। ठीक है, और मैं एजाज साहब के पास लौटूं उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हरियाणा की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो एक बार फिर से हम आपको बता दें 71 सीटों पर रुझान आ गए हैं। 46 पर बीजेपी आगे चल रही है, 19 पर कांग्रेस और 6 पर अदर्स। तो लगातार जो हम बात कर रहे हैं वही तस्वीर लगभग जो है वो सामने हमें नजर भी आ रही है। और कोई यहाँ पर सरप्राइज नहीं होगा, जो 75 पार की बात की गई है, हो सकता है कि कांग्रेस बीजेपी जो है वो लगातार जो एक तरह से नारा देती है वो उसमें वो कामयाब भी होती है। और लोगों को शुरू में लगता है कि 75 पार 90 में से आप बात कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल होगा, लेकिन ये पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे तौर पर अपोजिशन की यहाँ पर नाकामयाबी भी सीधे तौर पर नजर आ रही है। जिस तरह से अपोजिशन पार्टियां बटी हुई यहाँ पर नजर आई, एक हारी हुई पार्टी की तरह दरअसल ये इलेक्शन लड़ा गया। एक ऐसी पार्टी जिसने 10 साल राज किया हो और उसके बाद 5 साल के बाद वो फिर से जब इलेक्शन में आती है तो वो एकदम हारे हुए की तरह सामने आती है। ये लोगों ने देखा। लोग अगर बदलाव भी देखना चाहें तो उनके सामने कोई चेहरा नहीं है कि बदलाव अगर चाहते हैं तो वो किसको बदलें। यही सबसे बड़ी यहाँ पर परेशानी बनकर खड़ी हुई है और लोगों के लिए भी यही सबसे बड़ी परेशानी है। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास मुद्दे नहीं हैं, मुद्दे बहुत हैं, वो सवाल भी पूछना चाहते हैं, लेकिन वो किससे पूछें, उनके पास वो चेहरा ही नहीं है। महाराष्ट्र की अब हम बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर 288 में से 166 सीटों के रुझान आ गए हैं। 118 पर बीजेपी प्लस यानी कि शिवसेना बीजेपी आगे चल रही है, 44 पर कांग्रेस और एनसीपी आगे चल रही है और 4 पर अदर्स जो हैं वो आगे चल रहे हैं। तो 166 सीटों के जो है वहां पर रुझान आ गए हैं। 145 सीटें चाहिए मेजॉरिटी के लिए महाराष्ट्र में, और वहीं अगर हरियाणा की बात करते हैं तो 46 सीटें चाहिए वहां पर मेजॉरिटी के लिए। तो बस कुछ ही देर का आपको इंतजार है और ये सरप्राइज नहीं होगा कि जो आप बीजेपी का देख रहे हैं ना शुरू में 118, वो बहुत जल्द ही मेजॉरिटी को पार कर ले, इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का चेहरा थे और बीजेपी का चेहरा है, लेकिन कांग्रेस का चेहरा कौन है, कांग्रेस एनसीपी का चेहरा कौन है, मिलाकर भी अगर बात करें, अगर उनकी हुकूमत बनती है तो कुछ भी अभी तक साफ नहीं है। और सीधे तौर पर एनसीपी ने कांग्रेस पर ये इल्जाम भी लगाया। माजिद मेमन ने ये कहा कि एक तरह से जो जज्बा दिखना चाहिए था कांग्रेस में वो जज्बा देखने को नहीं मिला, तो इल्जाम तराशी नतीजों से पहले ही शुरू हो गई है। एजाज साहब, इल्जाम तराशी महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो पहले से ही शुरू हो गई। पहले से ही माजिद मेमन ने ये बोल दिया कि भाई एनसीपी ने जितनी मेहनत की उतनी मेहनत कांग्रेस ने नहीं की है। और एक तरह से ये माना जाता है कि अगर आप पहले से इस तरह के बयान देने लगे तो आपने अपनी हार पहले ही कबूल कर ली है। देखिए, मैं अभी महाराष्ट्र की बात कर रहा था तो जो उन्होंने बात कही है मैं उसी की वजाहत कर रहा था कि
पहला जो फैक्टर था, मैंने इलाकाई आपको बताया कि वहाँ पे क्या जो समीकरण होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ एक कास्ट फैक्टर है। जिस तरह हरियाणा में एक लगभग 1/4 आबादी जाटों की है, वहीं महाराष्ट्र में मराठों की है। तो मराठा को हटाकर एक ब्राह्मण को इस बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया था। तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा मौका था कि वो एक मराठा कार्ड खेलती, लेकिन कांग्रेस में नाकामयाब रही। दूसरा एक बड़ा फैक्टर है, वहां पे बड़ी आबादी जो दलितों की है। दलितों में प्रकाश अम्बेडकर साहब ने अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद वो मुस्लिम मजलिस के साथ गए, मुस्लिम मजलिस के साथ भी वो लड़ लिया। प्रकाश अम्बेडकर ने तो खुदकशी कर ली, वही हाल हुआ, खुद तो डूबेंगे, सबको लेके डूबेंगे। तो दलितों को भी अपनी तरफ रुझाने में कांग्रेस नाकामयाब रही। बुजुर्ग नेता शरद पवार जी, उनका कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, बहुत ज़ईफ हो चुके हैं, उसके बावजूद इतने जोशो खरोश के साथ उन्होंने इलेक्शन की कैंपेनिंग की। हालांकि काफी विवाद भी हुए, उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरे रखा। वो हमने देखी तस्वीर, बारिश होती रही और वो वहां पर अपनी स्पीच देते रहे। तो ये भी एक जोश है। आप ये देखें कि अगर हार भी रहे तो हारे भी ऐसे कि इज्जत बचे। एक बुजुर्ग आदमी जिसका कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, इस उम्र में मेहनत करे। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो बड़े बड़े मराठा लीडर होते थे वो सारे के सारे गायब थे। गिनी चुनी रैलियों में राहुल गांधी नजर आते थे, ऐसा लगता था कि वो पहले से हार चुके हैं। अब वजह क्या है? देखिए, अभी आप ये बात कर रहे थे, जनता अगर कोई मुताबादिल चाहे, कोई बदलना चाहे तो उसको कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, तो करे तो क्या करे? देखिए, सबसे पहले तो मैं वाजे कर दूं, आप जो बार बार राष्ट्रवाद का लफ्ज इस्तेमाल करती हैं, यहाँ राष्ट्रवाद के बजाय आपको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का लफ्ज आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जो भाजपा का जो राष्ट्रवाद है वो कल्चरल नेशनलिज्म है। राष्ट्रवाद तो कांग्रेस का भी है, क्योंकि आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी, आप भी तो राष्ट्रवादी हैं क्या? लेकिन जो भाजपा का मुद्दा है कल्चरल नेशनलिज्म है, जो अपनी तहजीब से जुड़ा हुआ है। वीर सावरकर जी ने भू राजनीतिक आधार पर बताया था, और इस्लाम में आपके पैगंबर इस्लाम ने कहा है कि अपने मुल्क से वफादार रहो। राष्ट्रवाद की इस्लाम में जगह है, लेकिन नस्ल के ऊपर आधारित जो राष्ट्रवाद होता है, जिसे कल्चरल नेशनलिज्म कहते हैं, उसकी इस्लाम में मुखालफत की गई है, क्योंकि ये आपस में फूट डाल देता। लेकिन आप ये देखें, जो आजादी से पहले जो मुस्लिम लीग का आंदोलन था वो भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था। तो यहाँ पे मसला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, इसकी कोई कार्ड कांग्रेस को नजर नहीं आती। सवाल ये होता है कि 2 इलेक्शन लगभग 6 साल हो गए, उससे साल भर पहले से आपके खिलाफ माहौल है। 7 साल से ये एक मुद्दा आपको नाकामयाब बनाए हुए हैं, और अभी हालात ये हैं कि 8-10 साल तक ये मुद्दा चलता रहेगा। तो ऐसे में कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करना चाहिए। अगर कांग्रेस एकदम कल्चरल नेशनलिज्म की तरफ जाती है, यू टर्न लेती है, तो वो कौवा चले हंस की चाल वाली बात होगी। तो फिर विकल्प क्या होगा, मुताबादिल क्या होगा? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, वैक्यूम अपने आप भर जाता है। जो चीज मार्केट में दिखती है वही बिकती है। तो आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चल रहा है, तो कल दूसरी पार्टियां आएंगी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करेंगी, क्योंकि विकल्प तो आना। अगर विकल्प नहीं आएगा फिर लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा। ये बड़े अफसोस की बात है कि एक कमजोर अपोजिशन जो होती है वो जमहूरियत के लिए खतरा है। फिर जैसे पाकिस्तान में मांग उठी है कि सदारती निजाम लाओ, 2 पार्टी सिस्टम लेके आओ, तो फिर हिंदुस्तान में भी वही मांग होने लगेगी, 2 पार्टी सिस्टम लाओ। आगे चल के आईन में बदलाव करना पड़ेगा, 2 पार्टी सिस्टम लाओ, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष चाहिए। तो कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि कल्चरल नेशनलिज्म का क्या इलाज है। आप सिर्फ बयानबाजी जी, से... आपको मैं 1 मिनट में रोकना चाहूंगी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा, क्योंकि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं यूपी में जो 11 सीटों पर हुए हैं, उसके भी रुझान आने शुरू हो गए हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं 4 सीटों के ये अभी रुझान आए हैं, और 2 बीएसपी और 2 एसपी और 2 बीजेपी। तो अभी जो रुझान आए हैं 4, उसमें हम आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी 2 पर बढ़त बनाए हुए है और 2 पर ही बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो यूपी की 11 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए।